अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। मुस्लिम लीग नून के लिए आज कानूनी और सियासी तौर पर बड़ी फतह का दिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस केस में 7 साल की सजा और 20 लाख पाउंड के जुर्माने का सामना करने वाली मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की सजा को कलअदम करार देते हुए उन्हें बरी कर दिया। साथ ही उनके शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की भी 1 साल की कैद की सजा कलअदम करार दे दी गई। यह फैसला नून लीग के लिए तो कानूनी एतबार से लैंडमार्क है, जबकि तहरीक इंसाफ के एहतसाबी बयानिए के लिए एक और धचका करार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक और मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच की समाअत के आगाज में नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर ने दलाइल में कहा कि वाजिद ज़िया ने डॉक्यूमेंट्स खुद देखे और अपनी राय दी, जबकि वो डॉक्यूमेंट से दिखाएंगे कि ये प्रॉपर्टीज 1999 में खरीदी गई। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इन प्रॉपर्टीज की खरीदारी के लिए कितनी रकम अदा की गई, इस मुतालिक कोई डॉक्यूमेंट दिखा दें, जुबानी बात ना करें। कल को ये सारी चीज़ें जजमेंट में आनी है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ऑफशोर कंपनियों ने अपार्टमेंट कितनी कीमत में खरीदा और जो है वो काम अपील में काम आसान होता है कि जो चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद है उन्हीं को देखना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूशन जुबानी बयानात के अलावा क्या कुछ दस्तावेजात भी सामने लाई है। अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए कि जब नवाज शरीफ कहता है कि उसका ताल्लुक ही नहीं है इन प्रॉपर्टीज से, तो फिर आपने रिकॉर्ड से साबित करना है कि आप मुतजाद बातें कर रहे हैं। गुज़श्ता समाअत पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि प्रॉपर्टीज खरीदने में मरियम का कोई किरदार नहीं था। सरदार मुजफ्फर ने वाजिद ज़िया का बयान पढ़कर सुनाया तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि वाजिद ज़िया का किरदार तो JIT में तफ्तीशी का था। वाजिद ज़िया ने तो बयान में अपनी राय दी, कभी किसी तफ्तीशी का ऐसा बयान नहीं देखा। सरदार मुजफ्फर ने कहा कि वाजिद ज़िया अदालत में बतौर तफ्तीशी नहीं बल्कि बतौर नैब गवाह आए थे। जस्टिस आमिर फारूक ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में कीमत का तयन लाजिम है। सरदार मुजफ्फर ने इस मौके पर कहा कि मैं 3 जुमलों में केस अदालत को बता देता हूं। नवाज शरीफ ने पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए मरियम नवाज के नाम पर लंदन में प्रॉपर्टीज खरीदी। जस्टिस आमिर फारूक ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि जो 4 जुमले आपने बताए यही शवाहिद से साबित कर दें, बात खत्म। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि वाजिद ज़िया को पता चल गया था कि प्रॉपर्टीज की मालियत $5 मिलियन थी, तो तफसील जो है वो ली जा सकती थी। प्रॉपर्टीज की तफसील लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने इस मौके पर कहा कि प्रॉपर्टीज की मालियत का तयन जो था वो मुत्तालिका नहीं था। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि मालियत का तयन गैर जो है वो मुतालिका था। इस दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने नेल्सन एंड नेस्कोल कंपनीज की रजिस्ट्रेशन की दस्तावेजात दिखा दी, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तिफसार किया कि क्या ये तस्दीक शुदा दस्तावेजात हैं। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज ने इस मौके पर कहा कि ये तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट की कॉपी है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये तो तस्लीम शुदा हकीकत है कि प्रॉपर्टीज कंपनीज की मलकियत हैं। मियाँ शरीफ ने अगर अपने पोते के लिए प्रॉपर्टीज बनाई तो उसमें नवाज शरीफ का ताल्लुक कहां से साबित होता है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि दादा ने सारा कुछ पोता पोतियों के लिए बनाया, तो फिर भी नवाज शरीफ कहीं मौजूद नहीं। ये तो कहीं साबित ही नहीं हो रहा कि बाप ने बेटे नवाज शरीफ को प्रॉपर्टीज दी। नैब ने अदालत को वो टाइटल डॉक्यूमेंट दिखाना है, वो आप दिखा दें। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि केस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, नैब ने बस वो छपा हुआ दस्तावेज दिखाना है। शरीफ फैमिली का मौक़िफ़ ये है कि दादा ने पोते को प्रॉपर्टीज दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूशन ने यह साबित करना था कि असल मिल्कियत नवाज शरीफ की है। तफ्तीशी एजेंसी ने हकायक सामने लाने थे, वो दस्तावेजात आप हमें दिखा दें कि जिनसे प्रॉपर्टी ट्रेल कि ये ज़राए हैं गलत साबित हो। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि मरियम नवाज को बेनिफिशियल ओनर लिखना एक राय है, उसके कोई शवाहिद मौजूद नहीं। नैब ने जो केस बनाया वो मरियम नवाज के खिलाफ है, नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं। अगर मरियम नवाज के खिलाफ केस हो भी तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं। ये केस कैसे बनता है, अदालत ने सवाल किया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने इस मौके पर कहा कि मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की इयानत की। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि शवाहिद से बता दें कि नवाज शरीफ का ताल्लुक कैसे साबित होता है, बातों से तो नहीं होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि प्रॉपर्टीज की असल मिल्कियत तो कंपनीज की है, ये बात तो वाज़ेह हो गई। अब कंपनीज का नवाज शरीफ या मरियम नवाज से ताल्लुक दिखा दें तो आप कहते हैं दोनों कंपनीज की बेनिफिशियल ओनर मरियम नवाज हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि फिर नवाज शरीफ कहाँ है, कहीं नहीं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने जवाब दिया
कि नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि नहीं मतलब केस ख़त्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि कोई ऐसा दस्तावेज जो ये वाजे करे कि मरियम नवाज का इन प्रॉपर्टीज से ताल्लुक कब शुरू हुआ, 2006 से 12 के दरमियान प्रॉपर्टीज जो है वो इन कंपनीज की मलकियत थी या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि क्या आज की तारीख में इस खत की बुनियाद पर मरियम नवाज इन प्रॉपर्टीज की बेनिफिशियल ओनर हैं। प्रोसिक्यूटर नैब सरदार मुजफ्फर ने कहा कि जी आज भी हैं। अदालत ने फिर पूछा कि कैसे मालिक हैं, कोई दस्तावेज दिखा दें। यह भी बेनिफिशियल ओनर की बात हो रही है, कानूनी मालिक की नहीं। सरदार मुजफ्फर ने कहा कि 2017 में FIA की दस्तावेजात के मुताबिक वो अब भी बेनिफिशियल ओनर हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि नैब लंदन से आए 2 दस्तावेजात को शवाहिद के तौर पर पेश कर रहा है। इस डॉक्यूमेंट पर तो दावा डिग्री नहीं होता, क्रिमिनल केस कैसे बन सकता है। सरदार मुजफ्फर ने कहा कि नैब का केस मुख्तलिफ है, हम शरीफ फैमिली के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम नहीं करते। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नैब का केस फिर सिर्फ 2 लेटर्स पर है जो वहाँ से आए। इन लेटर्स के ज़रिए नवाज शरीफ का ताल्लुक कहीं से दिखा दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अगर मरकज़ी केस साबित होगा तो फिर नैब का ताल्लुक आएगा। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अगर नवाज शरीफ का ताल्लुक ही नहीं तो फिर मरियम नवाज के खिलाफ नैब का केस नहीं बनता। सरदार मुजफ्फर ने कहा कि मरियम नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज़ की बेनामी मालिक थी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि बेनामी पर ना जाएं, इसमें फिर आप खुद फंस जाएंगे। नैब अपना केस साबित करने में नाकाम रहा है। शरीफ फैमिली के तस्लीम करने के बावजूद नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस मोहसियानी ने कहा कि नैब जो है वो इन दस्तावेजात की बुनियाद पर सारा केस मरियम नवाज पर बना रहा है। नैब के सारे केस में नवाज शरीफ का कहीं जिक्र नहीं आ रहा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि बेटी के नाम पर होने का मतलब लाजिम नहीं कि वो बाप ही की मिल्कियत हो। सरदार मुजफ्फर ने कहा कि शरीफ फैमिली ने खुद भी अपने दिफा में कोई दस्तावेज पेश नहीं की। जस्टिस आमिर फारूक ने बड़े अहम रिमार्क्स यहाँ पे दिए कि वो क्यों दस्तावेजात पेश करते, उनका तो काम ही नहीं था, नैब ने साबित करना था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इन्हें तो खामोशी से खड़े रहना चाहिए था, बिल्कुल कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद रिमार्क्स दिए कि अगर ये रोस्टम पर खड़े होकर कहें कि प्रॉपर्टीज हमारी हैं, फिर भी प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। नैब का केस शायद ठीक हो, लेकिन नैब साबित करने में नाकाम रहा है। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने मरियम नवाज की बरियत की अपील पर फैसला महफूज कर लिया था, जिसके मुताबिक उनको एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई सजा को कलअदम करार दे दिया गया। इस फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कुछ ये मौक़िफ़ दिया। इमरान खान को यही कहना चाहूंगी, तुम नाकाम हुए हो और नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। इसका बेनिफिशरी जो है वो बैसाखियों पे आया, इस मुकदमे के थ्रू आया और नवाज शरीफ को फाउल प्ले के जरिए मैदान से बाहर करके आए। और जो इसके दूसरे जो उनके कोचेज हैं वो अब अल्लाह ताला ने किया तो उनका काम भी ख़त्म है। नाज़रीन, इस मामले पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब मौजूद हैं। शाइक उस्मानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फैसला तो आपने देख लिया होगा और मुस्लिम लीग नून इसे अपनी बड़ी कानूनी और सियासी फतह करार दे रही है कि हमारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जरिए करवाई गई। लेकिन तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये प्रोसिक्यूशन यानी नैब और हुकूमत का गठजोड़ था, वरना आज ये फैसला ना आता। सर, आपकी क्या राय है इस पर? भाई देखिए, मैंने अभी तक तो जजमेंट पढ़ी नहीं है। अभी मैंने सुना है जो कोई साहब अभी बयान कर रहे थे, जो जजेस कह रहे थे कोर्ट के अंदर, वो मैंने सुना था और मैंने अभी जजमेंट देखी नहीं है, तो मैं जजमेंट पे तो कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो रिमार्क्स जजेस के हैं जो मैंने सुने हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि नैब के प्रोसिक्यूटर जो है वो अपने जो उसका काम था वो सही तरीके से सर अंजाम उसने नहीं दिया। क्योंकि एक प्रोसिक्यूटर का काम ये होता है कि वो जो प्रूफ करे कोर्ट के अंदर वो जुर्म बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, ये उसको प्रूफ करना लाजमी है हर तरीके से। और अगर वो नहीं कर सकता तो कोर्ट के पास कोई और चारा नहीं होता कि वो मुल्जिम को एक्विट कर दे। तो जो मैंने सुना है, जो चीजें मैंने सुनी है, उससे तो जाहिर होता है कि नैब कामयाब नहीं हुई इसमें प्रूफ करने के लिए और कोई लिंकेज उन्होंने नवाज शरीफ के साथ नहीं दिखा सके। तो अब उसके बाद मेरे ख्याल में ये जाहिर होता है साफ कि जो नैब का पहला फैसला था, ट्रायल कोर्ट का फैसला, वो सही नहीं था या टेक्निकली सही नहीं था। वो जज साहब ने सही फैसला नहीं किया, ये भी हो सकता है, या और कोई वजूहत हो, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो सही नहीं था। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी नाज़रीन हमें ज्वाइन किया। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि शाइक उस्मानी साहब से भी यही सवाल किया कि तहरीक इंसाफ इस वक्त ये कह रही है कि ये प्रोसिक्यूशन की नाकामी है और नैब और
गढ़ जोड़ा, वरना आज ये फैसला ना आता। आपकी सर राय इस पर क्या है? तो अगर आज के लिए कह रहे हैं कि आज नैब का गठजोड़ है हुकूमत से, तो पिछली हुकूमत का तो गठजोड़ तो बहुत गहरा था। फिर तो उन फिल्में बना के जो है ना वो चेयरमैन साहब की जो है ना गवर्नमेंट ने रखी हुई थी। फिर तो जो है ना वो खातून को जो है वो अपने पास बनी गाला बुलवा के महीना डेढ़ महीना जो है ना वो रुका करते थे। न करें, मसला सिर्फ इतना सा है कि मामला को दस्तूर के कानून के मुताबिक चलने दे और अदालत का कोई फैसला है उसका एहतराम कर ले। अदालत का फैसला जो है ना फर्ज कर लीजिए कि यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इमरान खान साहब को जो है ना वो माफी देना चाह रही है, उनको अकोमोडेट कर रही है, तो भी हमारे सर आंखों पे ठीक है। कंटेम्नर और उसका अदालत का मामला है, अगर उनको चाहते हैं कि वो माफी देना तो तब भी हमने उनके एहतराम की कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ पे जो है ना बात जो है ना फिर अगेन जो है ना वो कह देंगे कनायमत है और उसमें मिले हुए हैं, चोर है, डाकू है, पागल है, फलाने हैं, ढिमकाने हैं, इनको कहेंगे सिस्टम को चलने दे। अगर सिस्टम को नहीं हमने चलने दिया तो फिर सिस्टम हमको भी नहीं चलने देगा, फिर ये सारा सिस्टम उठा के बाहर फेंक देगा। सिस्टम वैसे भी हमसे तंग है, लोग हमसे खुश नहीं है जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में जी। और हम उसमें वो क्लास हैं जो लग्जरीज को एंजॉय कर रही है। ये लोन्स अगर लिए जाते हैं तो वो इमरान खान साहब जैसे, मेरे जैसे, आप जैसे लोगों के लिए लिए जा रहे हैं, इसका क्या फायदा मिल रहा है? ठीक। शाइक उस्मानी साहब, ये जो कामरान मुर्तजा साहब बात कर रहे हैं कि मतलब अगर मेरे हक में फैसला आया तो ठीक, खिलाफ फैसला आया, इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काफी फैसले ऐसे दिए तहरीक इंसाफ के फेवर में दिए और मेरिट पर फैसले दिए, लेकिन अब आज ये फैसला आ चुका है तो उसे एक्सेप्ट करने की बजाय इस तरह की तनकीद जो है ये क्या आपको जायज लगती है? देखिए, बदकिस्मती से हमारे यहाँ सब शोर मचाते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लेकिन रूल ऑफ लॉ को कोई मानता नहीं। रूल ऑफ लॉ के मतलब ये होता है कि जब आप कोर्ट में जाएं और कोर्ट कोई फैसला करे, चाहे आपके हक में हो या आपके खिलाफ हो, आप उसको एक्सेप्ट करें मनोवन। ठीक है, जिसके खिलाफ फैसला होता है वो नाराज जरूर होता है, उसको रंज होता है, लेकिन एक्सेप्ट करना लाजमी है, तब रूल ऑफ लॉ होता है। ये सिविलाइज कौमों का बिहेवियर है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये रवाज नहीं है। मुझे तो मालूम है, हम प्रैक्टिस भी करते रहा हूँ, बेंच भी रहा हूँ, और ये हमेशा ये होता है कि जब कोई फैसला किसी के हक में होता है वो कहता है ये जज बड़ा अच्छा है। जब फैसला कोई उसके खिलाफ होता है वो कहता है जज ने पैसे ले लिए या इन्फ्लुएंस हो गया। ये एक नॉर्मल तरीका है हमारे मुल्क में, बदकिस्मती से। ठीक, ये हमारी बदकिस्मती है कि ये ऐसी चीज है। ऐसी चीज है। कामरान मुर्तजा साहब, अगर मुख्तसर बताइएगा कि इसके बाद अब प्रोसिक्यूशन के पास क्या ऑप्शन है? क्या इसके खिलाफ अपील में वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं। कोई भी एग्रीड है, कोई से मुराद जो ना फ्रीक, अगर कोई एग्रीड है, ये नहीं कि तहरीक इंसाफ का कि हमने जाना है तो वो अगर एग्रीड है, प्रोसिक्यूशन एग्रीड है, वो जा सकती है बिल्कुल, और उनका हक है। और मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल इसको मंतकी इंजाम तक लेके जाए, ताकि ये ना हो कि कल जो है ये ना कहें कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया था, कुछ सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं गए थे, इसमें केस नहीं बनता था। वैसे भी जो है ना वो बहुत सी ज्यादतियों में से ये ज्यादती भी जो है वो नैब के पार्ट पे है। और एक और इसमें इशू है कि क्या ये 4-4.5 साल मरियम को वापस लौटाए जा सकते हैं, सफदर साहब को वापस लौटाए जा सकते हैं? उनको तो रुसवा कर दिया गया ना, उनको तो थाना, जेल, कचहरी, आना जाना, वकील, पेशी, ये सारा कुछ जो है ना, और उसके बाद जो है ना उसकी जिंदगी में अब वो 4 साल वापस दे दें। तो अगर 4 साल उसको वापस मिल सकते हैं तो मैं तो खुश हो जाऊंगा। और इसी तरह बाकी लोगों को भी जिनके ऊपर केस नहीं बनते और उनको इस तरह से तय किया। ठीक। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ब्रेक पर जाने से पहले इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का एहतजाज हो रहा है, 2 दिनों से वो बैठे हुए हैं और उस पर हम तफसीली गुफ्तगू आगे चलकर भी करेंगे, लेकिन इस वक्त अपडेट यह है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब उनके पास पहुंच चुके हैं और उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन हम ब्रेक के बाद नदीम अफजल चंद साहब से बड़ी तफसीली गुफ्तगू इस पर करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर आज़म स्वाति साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये कि खान साहब ने आज तकरीर की, लेकिन आज बड़ा एक अहम फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और मरियम नवाज को और उनके जो हस्बैंड हैं कैप्टन सफदर साहब को, उनकी सज़ा भी कलअदम हो गई और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। जो उन पर करप्शन के चार्जेस थे, जो भी था, जैसे भी था,
तो उस पर कोई फीडबैक अभी तक एज सच नहीं आया तहरीक इंसाफ का। शाहजेब साहब मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाएं तो मैंने मुक़्तदर हलकों को मुबारकबाद दी है जी कि आज पाकिस्तान के इंसाफ के मुक़्तदर हलकों में अदलिया भी आती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आती है मुक़्तदर हलकों में। फैसला तो है ना। मैं जरा मुझे अगर रोके नहीं तो फिर मैं सारी वजाहत कर दूंगा। जी 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 बोलिए बोलिए बोलिए। तो मैंने मुक़्तदर हलकों को मुबारकबाद दी है कि आज पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन है जहाँ चोर और चौकीदार आपस में मिल चुके हैं। और अब आपकी उस जवाब पे आता हूँ कि इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है इसलिए कि ये इमरान खान का ज़ाती पैसा नहीं था, आज़म सवाती का पैसा नहीं है, बल्कि बहैसियत शेरी का हम सब का पैसा है। लेकिन जिंदा कौमें फिर मुतहरक होती हैं उस जज्बे और जोश के साथ, बाकायदा तौर पे इन नाकाबिल बर्दाश्त ज़्यादतियों का इंतकाम लेती हैं, जिहाद करती हैं और जुल्म के ख़िलाफ़ जो इकट्ठी होती हैं। और खुदा का शुक्र है आज इमरान खान की क़यादत के अंदर जो है वो सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। नहीं तो कश्मीर आज देख लें कि कितना बड़ा जलसा और आवाम का इज्तिमा वहाँ पे मौजूद था। अब मैं आता हूँ अदालतों का। देखें, जब इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो जाए, और मौलाना रूमी ने कहा था कि सच और झूठ की तफरीक ख़त्म हो जाए तो कौमें तबाह हो जाया करती हैं, आज हम उसी फेज से गुजर रहे हैं जहां इंसाफ का निज़ाम, अशराफिया इंसाफ के निज़ाम को ख़रीदती है, बड़े बड़े वकला पेश होते हैं, और फिर नेब जो प्रोसिक्यूटर है और चोर जो मरियम और सफदर हैं, वो जब आपस में मिल गए तो मौलवी साहब और काजी क्या करेगा, अदालत क्या करेगी? यही सबसे बड़ा अलमिया है। और यही रजीम चेंज का जो एक नैरेटिव, या उसको जिन अल्फाज के तौर पे भी आप इस्तेमाल करें या सुनने वाले इस्तेमाल करें, कि उनका जो रोड मैप था आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल होते जा रहा है। और ये भी उसका एक हिस्सा है कि हमने जितने भी चोरों ने इस मुल्क को लूटा है उनको जो है इंशाअल्लाह ताला साफ और शफाफ करके दूध की तरह जो है इंशाअल्लाह हम उसको निकालेंगे। और ये आपके लिए, मेरे लिए और मेरे मुल्क के लिए ये आज स्याही काली तस्वीर और हिस्ट्री जो है लिखी जा रही है, जिसको आज का मौरख लिखेगा और आपकी आने वाली नस्लें और मेरी आने वाली नस्लें इसको याद करेंगी। ठीक है सॉरी साहब, बड़ा तफसीली आपने जवाब दिया, लेकिन यहां पर अहम सवाल यह कि फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही इमरान खान साहब को माफ़ी दे देती है तौहीन अदालत केस में, या और बहुत से तहरीक इंसाफ को वहाँ से काफ़ी रिलीफ मिला, अबूरी ज़मानतें आपके लोगों को मिली, तब आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की काफ़ी तारीफ़ की। लेकिन अगर आपकी अपोजिशन के खिलाफ वही मुअज़्ज़ज़ अदालत फैसला देती है, आप कहते हैं इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो जाए, चोर और चौकीदार मिल चुके हैं, ये दोहरा मेयार क्यों? जी सर, मैंने तो मेरा ख्याल है कि अगर आदिल शाहजेब साहब आप जैसा जय्यद एंकर जो है प्रोग्राम करते वक्त मेरी इस बात को नहीं समझा, तो मेरा ख्याल है आपके व्यूअर नाजरीन समझ चुके हैं। मैंने ये कहा है कि जब प्रोसिक्यूटर और मुजरिम आपस में मिल जाएं तो काजी क्या करेगा, अदालत क्या करेगी? मैं तो ये कह रहा हूं। ठीक। अच्छा, आप इसलिए कि अदालत के सामने इनका गठजोड़ है। देखें ना, नेब आ गई आपका एफआईए, ठीक है, नेब है आपका एफआईए, ये सारे इदारे अब हुकूमत के ताबे हैं, और हुकूमत जो है क्या है, एस्टेब्लिशमेंट के ताबे है। और जब सारे आपस में मिल जाते हैं तो काम तो ठीक हो गया ना जी। ठीक, लेकिन स्वाति साहब 3.5 साल आपकी गवर्नमेंट रही और एहतसाब नैब पर काफ़ी सवालात उठाए गए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं जिसमें कहा गया ये एहतसाब नहीं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। लेकिन 3.5 सालों में फिर आप साबित करवा देते ना, मरियम नवाज पर भी और कैप्टन सफदर, उस वक्त तो नैब आपके पास थी, FIR। मैं तो आपको कह रहा हूँ ना जी, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हमारे पास जो नैब थी, इमरान खान क्या कह रहा है, हकीकी आज़ादी क्या है?
हकीकी आज़ादी ये है कि अगर कौम के वोट से मुझे एक जिम्मेदारी मिलती है तो इसके इख्तियार भी मेरे पास होगा। ये है हकीकी आज़ादी। हुकूमत हमारी थी, इख्तियार एस्टेब्लिशमेंट का था। मैं तो आपको आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा कह चुका हूँ और मेरे ख्याल में आपके व्यूवर जो है समझते होंगे कि मैं तो खुद सफ्दर का एक दूसरा करप्शन का केस लेके गया हूँ, अकरम दुरानी का लेके गया हूँ, सारे सबूत दिए हैं। आज तक वो सर्विस नहीं कर सके हम हमारी हुकूमत के अंदर, इसलिए कि डोरी अगर किसी और के हाथ में हो, इख्तियार किसी और के हाथ में, तो नेप नहीं कर सकती थी। मैं कन्फेस करता हूं आपके इस प्रोग्राम के अंदर कि हम मुकम्मल तौर पर इन चोरों को सजा देने के अंदर, इस कौम के मुजरमों को सजा देने में नाकाम रहे हैं। इमरान खान इकरार करता है और वो कहता है कि चूंकि इख्तियार मेरे पास नहीं था, किसी और के पास नहीं था। हम तो कह रहे थे कि नेब आज़ाद खुद मुख्तियार एटानमस इदारा है। ये केस हमारे बनाए हुए नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊं, और फिर देख लें कि क्या तमाशा है। तो इसलिए चूंकि हम अदालतों के साथ मिले हुए नहीं थे, नेब के साथ मिले हुए नहीं थी, नेब हमारे ताबे नहीं थी, हमारे पास जिम्मेदारी जरूर थी लेकिन इख्तियार किसी और के पास था, और इख्तियार उनके पास था जो आज रजीम चेंज के एक सफ़े को और एक अपने प्रोग्राम के मुताबिक जो है वो आगे चल रहे हैं और मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। आपका, मेरा और मेरी कौम का मुल्क जो है तबाही की तरफ जा रहा है। ठीक, मुझे स्वाति साहब आखिर में मुख्तसरन अगर प्लीज़ बता सकें कि अब लॉन्ग मार्च का क्या प्लान है, क्योंकि आपने कहा था शायद अक्टूबर में होने वाला है, क्या कोई डेट वगैरह डिसाइड हो चुकी है, अनकरीब होने वाला है, कुछ इस बारे में बताइएगा हमें। देखिए, कल जो है मैं इमरान खान की उस मीटिंग के अंदर था पंजाब हाउस के अंदर, लेकिन जाहिर है कि मेरी इलादगी के अंदर या 1-to-1 मुलाकात जो है वो नहीं थी। मैं एक सेमिनार के अंदर जो है वो गया हुआ था, तो कल उन्होंने इसके ऊपर तबसरा नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि आप तैयार रहें। आज भी कहा है कि तैयार रहें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैं आखिरी कॉल दूंगा। हम सब इंतज़ार में और तैयारी के अंदर हैं कि कब वो कॉल आएगी और इंशाअल्लाह ताला पाए इस हकीकी आज़ादी की तकमील के लिए हम अपना जो भी रोल हो सकता है, अपनी कुर्बानी मुल्क और कौम के लिए पेश करेंगे। सेनेटर आजम स्वाति साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मरियम नवाज साहिबा की आज की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत थी, उन्हें बरी कर दिया गया है। उनकी सज़ा जो है वो कलअदम हो चुकी है, साथ में कैप्टन सफदर की भी सज़ा जो है वो कलअदम हो चुकी है। और ये जो मुकदमा है और बहुत सारे मुकदमात हैं जो पाकिस्तान में एहतसाब होता है, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आज फिर छोड़ गया। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब, बहुत शुक्रिया। आज हमने देखा कि वही हुआ जो पाकिस्तान में होता रहता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। 5-6 सालों तक उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, पासपोर्ट रोक लिया गया, वालदा तक को वो ना देख पाई, लेकिन आज बरी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आदिल भाई, हमारा सच्ची बात तो यह है कि हमारे मुल्क में नैब जब भी बना है, जब से बना है नैब, आप देखें ये पॉलिटिकल जमातें बनाने और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये इसके कभी ये नहीं रहा कि अकाउंटेबिलिटी को की जाए, और फिर कभी बिजनेस कम्युनिटी को डराने के लिए, कभी फिर ब्यूरोक्रेट्स को डराने के लिए। एक ऐसा मैकेनिज्म कभी फ्री एंड फेयर नहीं बना जिसके ऊपर लोगों का एतमाद हो। अब इसमें जो केसेस बनते हैं, फिर उसकी प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होती है, इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर होती है, फिर जुडिशल सिस्टम ऐसा है, तो फिर अल्टीमेटली जिनके ऊपर आपने वैसे भी जिनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत जैसे बनाए होते हैं, 5-6 साल बाद फिर वो बरी भी हो जाते हैं। लेकिन जो इतना अर्सा गुजरता है, जो करैक्टर असैसिनेशन होती है और जो आवाम के टैक्स का पैसा जो ज़ाया होता है उस ट्रायल्स के ऊपर, उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, उस रेफरेंस के ऊपर या इंक्वायरी किसी के ऊपर, उसका कौन जिम्मेदार होगा? किसी के ऊपर तो जिम्मेदारी भी आनी चाहिए। और बाकी रह गई बात, शुक्र है हमारी अदलिया के ऊपर लोगों का आहिस्ता आहिस्ता एतमाद बहाल हो रहा है। अदलिया स्टैंड लेती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हो या कोई और दूसरे सूबों की हो। तो मेरे ख्याल में ये अब रवायत ख़त्म होनी चाहिए कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग केस जो है ना वो उस तरह। अच्छा चंद साहब, ये देखें, एक तल्ख माजी भी है हमारा।
पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ किया, नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ किया, इसी नैब को इस्तेमाल करके, चाहे वो सैफुर रहमान थे या फिर आपके दौर में जो नून लीग के खिलाफ मुकदमात बने या एक दूसरे की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। क्या ये जमातें इतनी अब मेच्योर हो चुकी हैं? अब तो गवर्नमेंट में है साथ में, लेकिन फॉर एग्जांपल अगले आम इंतखाबात में आप इक़्तिदार में आते हैं, वो पोजीशन में होते हैं या अदरवाइज होता है, वो जीत जाते हैं और आप उसमें, उस वक्त फिर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। देखिए आदिल भाई, इस मुल्क में अलमिया ये है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ नैब हो, सैफुर रहमान का नैब हो या किसी और का नैब हो, यहाँ जुडिशरी हो, हमेशा इस्तेमाल हुई है। और पीपल्स पार्टी ने, मेरा ख्याल है एक वाक़या हुआ था, मुझे याद है, मियाँ शरीफ साहब को एक दफ़ा उठाया गया था, लेकिन उसके ऊपर भी फिर गवर्नमेंट ने फ़ौरन उनको रिहा करवाया था, उस एहतजाज किया था। और आज तक मैंने नहीं देखा कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मुकदमात तो आपने बनाए ना आपके कौन से पीपल्स पार्टी के दौर में, क्योंकि खान साहब तो यही कहते थे ये तो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बनाया नहीं, ये नहीं, खान साहब वो ठीक कहते हैं उन पिछले दौर में, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं बने। पीपल्स पार्टी के ऊपर, जरदारी साहब के ऊपर, शहीद बीबी के ऊपर और पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नून लीग के दौर में बने। पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं बनाया। अच्छा, ये जो सॉरी आप बोले, नहीं आप कर ले। अच्छा, ये जो अभी ये लीक्स का मामला चल पड़ा है, एक हमने देखा कि तहरीक इंसाफ भी उसे कंडेम कर रही है और नून लीग भी उसे कंडेम कर रही है, और इन दोनों की अभी तक लीक्स जो हैं वो सामने आई हैं। साथ में फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और नैब को भी इस सवाल में आप क्लब कर लें। क्या पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए? वक्त आ चुका है, क्योंकि जितनी पोलराइजेशन बढ़ चुकी है, आप हमारी इकॉनमी देख लें, लग रहा ये है कि मुल्क और स्टेट जो है खुदा न ख्वास्ता कोलैप्स होने वाली है। तो ये तो पॉलिटिकल जमातों को इस मैच्योरिटी का मुजाहरा करना होगा कि फुल स्टॉप लगा, जो इलेक्शन जीता बस ठीक है। आप देखिए, होना तो यही चाहिए कि जो इलेक्शन जीते दूसरी पार्टी अपोजिशन करे और अपनी बारी का इंतज़ार करे। अपोजिशन में बेशक असम्बली के अंदर जाए जलसे जुलूस, एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहती हुई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत, ये हर किसी का हक है, फ्रीडम ऑफ राइट्स है, उसको स्पीच को या कोई एहतजाज करना चाहे। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे सियासतदान, हर शहीद बीबी के और मियाँ साहब के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक लंबे अरसे के बाद हुआ था, उसकी एक पूरी तारीख है, उसमें विक्टिमाइजेशन है, उसमें लड़ाई है, मरकज़ सूबों की लड़ाई, जो कुछ आज हो रहा है इससे भी ज़्यादा पीक पे थी चीज़ें। लेकिन फिर उन्होंने भी सोचा कि तीसरी कुव्वत फ़ायदा उठाती है, और फिर उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया, और उसके बाद तीसरी पॉलिटिकल कुव्वत आ गई। लेकिन अब मेरा ख्याल है ये खान साहब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। खान साहब को एहसास होगा, मैं तो जब उनके साथ था तो मैं तो उस वक्त भी कहता था कि आप बंद गली में जा रहे हैं, आपको ये जो लोग गलत मशवरा देते हैं, जो कहते हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग ना करें, आपका बयानिया कमज़ोर हो जाएगा। ये मोस्टली आपने देखा होगा, साफ़ी ये कहते हैं, खान साहब भी कहते हैं कि मैं अगर इनके साथ हाथ मिलाऊं तो मेरा बयानिया में जवाब दे, मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं। भाई, हाथ आपने मिलाना है कौम के लिए, किसी के केस माफ़ करने के लिए या किसी से डील करने के लिए नहीं मिलाना। अगर आप इकट्ठे बैठेंगे, स्टेबिलिटी आएगी, डॉलर की प्राइस नीचे आएगी, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगी, किसान का एहतजाज ख़त्म हो जाएगा, खुशहाली आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी। तो इसमें हाथ मिलाने में क्या रजा है? बिल्कुल करना चाहिए। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खान साहब के साथ रहा हूँ, यकीन जानिए, मैं मोस्टली, मुझे अफसोस जिस बात का है, मेजॉरिटी लोग ये कहते थे कि हाथ ना मिलाएं, लड़ाई लड़ें जी आप, ये हमारा करप्शन का बयानिया, हालांकि जो वो खुद करप्ट होते थे, जो करप्शन के बयानिए पे बात करते थे, मैं जाती तौर पे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो खुद करप्ट थे। और अपनी वो दूसरों को, अगर मैं खुद करप्ट हूं तो मुझे क्या हक है कि मैं दूसरे को, सारों को करप्ट समझने सही बात। अच्छा चंद साहब, मुझे ये बताएं, ये आखिरी सवाल है, फिर आपसे एक और सेगमेंट भी करना है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी तनकीद हो रही है कि जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, और सैलाब की आधा मुल्क डूबा हुआ है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, 74-75 रुकनी काबीना जो है वो आप लोगों ने बनाई हुई है, तो आप जैसे लोगों को तो आवाज़ उठानी चाहिए कि अच्छा मैसेज नहीं जा रहा कि इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बड़ी काबीना या छोटी काबीना इशू नहीं है, इशू है डिलीवर करना जी, डिपार्टमेंट्स के अंदर रिफॉर्म्स करनी, लोगों को डिलीवर करना, गुड गवर्नेंस देनी। इशू अगर बैड गवर्नेंस होगी, छोटी काबीना होगी तो क्या गलत, छोटी काबीना के साथ आप बैड गवर्नेंस। इस वक्त देख लीजिए, इत्तेहादी जमातें हैं जी, मजबूरियाँ हैं हुकूमत की, सारी जमातों को साथ लेके चलना है, सिस्टम को स्टेबलाइज करना है, तो उसमें इतनी बड़ी काबीना की असूली तौर पे नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी का मॉडल भी बहुत बड़ा है।
वो सारा मॉडल जब आप रिफॉर्म्स करेंगे तो ये चीज़ें 18वीं तरमीम में बहुत सारी चीज़ें कदगन लागी कि एक लिमिट से ऊपर आप नहीं जा सकते, मिनिस्टर नहीं जा सकते, या आप सारा एडवाइज़र एक ज़्यादा लिमिट नहीं बना सकते। तो आप ये देखें ना, वक्त के साथ साथ ये रिफॉर्म्स होती रहेंगी। नदीम, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा ठीक है, चंद साहब आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस्लामाबाद में किसान जो हैं सरापा एहतजाज हैं, और किसानों के लिए नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो इक़्तिदार में रहे, हुकूमत में रहे, वो आवाज़ उठाते रहें। देखते हैं कि अभी वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि हुकूमत इनकी है। 2 दिनों से किसान इस्लामाबाद में बैठे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद को एक बार फिर एक नए एहतजाज और मुतवक्का धरने का सामना है। इस बार ये एहतजाज मुल्क भर से आए हुए किसानों की जानिब से किया जा रहा है, जो महंगी बिजली और खाद के खिलाफ सरापा एहतजाज है। अहम बात यह है कि किसानों के इस एहतजाज ने गुज़श्ता हफ्ते भी इस्लामाबाद में पड़ाव डाला था, लेकिन वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुज़ाहिरीन ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की शर्त पर अपना एहतजाजी धरना ख़त्म कर दिया था। किसान इत्तेहाद की शहबाज शरीफ से मुलाकात गुज़श्ता रोज़ यानी बुध को होनी थी, लेकिन ऐसा ना होने और मुतालबात भी मंजूर ना होने पर उन्होंने एक बार फिर इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज और मुमकिन धरने की सूरत हाल इस वक्त बना दी है। इस्लामाबाद के बहुत सारे रोड्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं। शहरियों को भी काफ़ी तकलीफ का सामना है। किसानों का मुतालबा ये है कि खाद की कीमतों में कमी की जाए, सैलाब ज़्यादा इलाकों में खाद और बीज मुफ्त फराम किए जाएं और बिजली के बिलों में उन्हें रिलीफ दिया जाए। किसान इत्तेहाद ने हुकूमत से दूध की कीमतें भी बढ़ाने का मुतालबा किया है, जबकि गंदम की कीमत 4000, गन्ने की 400 रुपए फी मन मुकर्रर करने और ज़राअत को सनत का दर्जा देने के लिए भी उन्होंने मुतालबा किया। इन मुतालबात की मंजूरी के लिए किसानों का एहतजाज जिना एवेन्यू पर इस वक्त जारी है। धरना भी वहीं पे दिया हुआ है। किसानों ने फैसल एवेन्यू पर रखे गए कंटेनर और खारदार तारें हटा दी और डी चौक की जानिब पेशकदमी की उन्होंने कोशिश की, जिसको फिलहाल इस्लामाबाद पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद को भी एक ज़मींदार और किसान कहते हैं, लेकिन वो जो गुज़श्ता हुकूमत में शामिल थे उस वक्त एक मामला हुआ था। उस वक्त वो वज़ीर आज़म के तर्जुमान, उन्होंने क्या कहा था हमारे ही शो में, ज़रा सुन लें। किसानों काश्तकारों के साथ लाहौर में हुआ एक, उनमें नहीं जी, मैं बहुत जुल्म हुआ, इसमें मैं मजम्मत करता हूँ। बिल्कुल गलत हुआ किसानों के साथ, तशद्दुद नहीं हुआ। कभी किसी सरमायादार के ऊपर तशद्दुद नहीं हुआ, कभी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर तशद्दुद नहीं हुआ। किसानों के ऊपर तशद्दुद की मैं बिल्कुल हमायत नहीं करूँगा, किसी सूरत हमायत नहीं करूँगा। और आपने आवाज़ भी उठाई होगी? हर वक्त उठाऊँगा, आइंदा भी उठाऊँगा। अच्छा, ये मेरे पैशन है। मैं किसान का बेटा हूँ। आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान का बेटा पहले हूँ, उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में हूँ। चंद साहब, आप अपनी बात पे कायम है? आइंदा मैं बिल्कुल जी, मैं आज भी कायम हूँ। मैं समझता हूँ कि पिछले दौर में भी किसान के साथ ज्यादती हुई और इस दौर में भी किसान के साथ ज्यादती हो रही है। किसानों के मुतालबात, उनका एहतजाज बिल्कुल जायज़ है। देखें, कोविड आया, 1200 अरब रुपया का मुख्तलिफ तबकात को, किसान को 1 रुपया ना दिया गया पीटीआई के दौर में। वो दौर गुजर गया। हम कहते थे जी पीटीआई नहीं दे रही, हम तनकीद भी करते थे। अपोजिशन आज की जो हुकूमत है ये भी तनकीद करती थी जी। अब इनकी अपनी हुकूमत है, आज वही अपोजिशन है जो आज हुकूमत में है। तो मैं समझता हूँ अभी तक किसान के लिए कोई पैकेज नहीं बना, ना कोविड वाला पैकेज बना, ना एनर्जी क्राइसिस के मामले में बना, ना खाद के क्राइसिस में बना। अब डीएपी देखें, डबल कीमत पे चली गई, यूरिया महंगी, बीज महंगे, नायाब, ऊपर से फ्लड। अब फ्लड में भी तबाह हुआ है तो किसान तबाह हुआ है जी। इस मुल्क को, पूरी दुनिया को फूड क्राइसिस का सामना है, लेकिन पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज की वजह से, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, इनपुट्स महंगी होने की वजह से फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस है। लेकिन सच्ची बात है, पॉलिसी मेकिंग वालों के कान पर जूं भी नहीं रीग रही। ये बड़ा दुख की बात है। मुझे नहीं पता कि कोई नया बीज आया है, कोई PARC हमारी है, NARC हमारा साइंसदान क्या कर रहा है, या कोई नया बीज आया, या किसान को हमने कोई तैयारी की है। अभी गंदम सिंध गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, 4000 की गंदम की कीमत मुकर्रर की है, लेकिन दूसरे सूबों को भी चाहिए कि इसके ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव, किसान को भी पैसे मिले, मैक्सिमम गंदम भी काश्त हो, इंपोर्ट भी कम हो जाए, जो इंपोर्ट खत्म हो जाए, सरप्लस हो जाए, और कंज्यूमर को सब्सिडी दें। ठीक है। अच्छा, ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं जिनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, आपकी पार्टी, आप खुद उसी हुकूमत का हिस्सा हैं, ये क्या ये बेबसी से समझा जाए या उनकी बेहिसी समझा जाए कि 2 दिनों से एहतजाज हो रहा है, कोई नहीं गया? देखिए, वज़रा को मैंने 3-4 वज़रा को खुद भी फ़ोन किया है। मैंने कहा आप वज़ीर हैं जिनमें मेरी अपनी पार्टी के लोग भी हैं, नून लीग के भी हैं,
उनको रिक्वेस्ट भी की है कि आप जाएं किसानों से मुज़ाकरात करें। अभी तो ये एक किसानों की एक तंजीम आई है जी, अभी जमात इस्लामी की तंजीम अलहदा है, पीपल्स पार्टी की अलहदा है, बाकी जमातों किसान इत्तेहाद है, अंजुमन काश्तकार हैं, जब वो सारे लोग आ जाएंगे मुतालबा सेम है जी, मुतालबा वही है। बिजली के बिलों में उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बिल्कुल टैक्सेस इतना बिल नहीं आता जितना टैक्स लग गया उनको, पहले फ्लैट रेट होता था जी। यहाँ तो आप देखिए पानी किसान को देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, नहरी पानी दे या ट्यूबवेल के जरिए दे। अब जब इनपुट से हर चीज़ महंगी होगी तो फिर किसान बेचारा ज़मीन बेचेगा, ज़मीन बेच के वो क्या करेगा, दिहाड़ी करेगा, मजदूरी करेगा। ऊपर से हाउसिंग सोसाइटियों ने वैसे एक बला की देव की सूरत इख्तियार कर ली है, इस मुल्क को खाए जा रहे हैं शराफिया की सूरत में। बड़े बड़े इदारे सारे चीज़ मैं समझता हूँ पदी कान पे जू भी नहीं रही थी उनके, जरी ज़मीनें लिए जा रहे हैं। कहते हैं जी जरी ज़मीनों पे सोसाइटी नहीं बनेगी। भाई आप गुजरांवाला चले जाएं, लाहौर चले जाएं। लेकिन देखिए उनके खिलाफ तो जो प्रॉपर्टी डीलर वाला माफिया है उनके खिलाफ तो ना पिछली हुकूमत कुछ कर पाई ना आप कुछ कर सारे पाएंगे। उल्टा फैसिलिटेट करते हैं। पिछली हुकूमत में एमएसटी मिली उनको जी, खान साहब ने उनको कहा कि जो हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा उससे किसी से हिसाब ही नहीं लिया जाएगा। बहुत बड़ा अलमिया है। इस मुल्क को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। हमारा मुल्क यार एग्रीकल्चर मुल्क है, बैकबोन है। अभी मैं आपका प्रोमो सुन रहा था, आपने दूध के बारे में बात की जी। दुनिया में 6वां 7वां नंबर पे हमारा मुल्क दूध पैदा करने वालों में। जी, टीवी पे चलते हैं इश्तिहारात कि जी खुला दूध ना, 80% तो खुला दूध है। बिल्कुल इसी तरह छोटा किसान, कोई गरीब, कोई मोची नाई, लेकिन वो कोई इश्तिहार वाले इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, बस वो बड़े लोग हैं ना, बड़े ग्रुप हैं। तरीन साहब, काफ लीग के अमला शहबाज, प्रीमा, निहार, सारे बड़े जो सब जो खाई जा रहे इस मुल्क के जो बड़े लोग हैं जिनका कोई ज़राअत पेशा नहीं है, सिर्फ ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ज़राअत, वो ज़राअत का उनको क्या दर्द है? उनको तो अपने बैंक्स, अपनी मिलें, अपना उनका दर्द है ना, और प्रॉपर्टी का बिजनेस है। किसान का दर्द तो बेचारे उस किसान को है जिसका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ ज़राअत है, और उसका अब हाल देख लें। और ये किसान अगर बर्बाद हुआ तो आपको शहरों में यहाँ ना रोटी आपको 50 रुपए की मिलेगी, आपको चीनी जो अभी शुगर मिल की हालांकि फसल है, आपको दूध कहाँ, खालस दूध तो मिलता नहीं है, आपको खालस दूध आने नहीं देते, दरमियान में मिक्सिंग इतनी होती है, उल्टा विक्टिमाइज किसान को करते हैं। दूध की कीमत उसको मिलती नहीं है, सब्जी की कीमत उसको नहीं मिलती, ऊपर से सैलाब है, तबाह बर्बाद किसान हो गया। तो थोड़ा सा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये इशू उठाया, और ये हुकूमत की हमारी हुकूमत है, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। लेकिन मुझे अफसोस है कि जिस तरह एक प्रोएक्टिव रोल होना चाहिए था हुकूमत का, वो नहीं है, वो नहीं है। नदीम अफजल चंद साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने देख लिया जो उन्होंने पिछली हुकूमत में होते हुए, वज़ीर आज़म के तर्जुमान के होते हुए जो बातें की, मेरा ख्याल है आज उससे भी ज़्यादा सख्त कर गए। आज इनकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं खुद भी किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो किसानों के हक़ में ही बात करेंगे। तो नाज़रीन आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।